Good morning, everyone. So, now the next topic in this chapter is as you know, dielectric topic is going on, and in dielectric topic, we are studying some of the subtopics. Okay, तो आपने जो स्टडी कर रखा है इससे पहले वो पोलराइजेशन था, डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन। और डाइलेक्ट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर, तो उन दोनों ही टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन कैसे होता है जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट होता है उसके अंडर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो है वो डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, और उस डाइपोल मोमेंट की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करती है। अब इसके बाद यहाँ से जो आप स्टार्ट करेंगे इसमें कुछ डेफिनीशंस भी आएंगी, और उन डेफिनीशंस के साथ में वो डेरिवेशंस भी आएंगे जो एग्ज़ाम पर्पस से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब तक जो आपने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक टॉपिक में, उन सभी में थ्योरी वाला पार्ट था। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जो डायरेक्ट थ्योरी से नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि उनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने कहा भी था कि वो आपको स्किप कर देने हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, दिस इज़ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मीन्स आपको डिफ़ाइन करना है। अभी तक तो आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि एक्चुअली पोलराइजेशन होता क्या है, कैसे होता है पोलर और नॉन पोलर में। लेकिन अगर इसको डेफिनेशन लिखनी पड़े आपको एग्ज़ाम में, अगर आए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो आप जो आंसर लिखेंगे दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वेटेज। तो पोलराइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है आप यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी डेफिनेशन। अगर 2 मार्क्स में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन क्या होता है ये आप बहुत कम लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो लिखा है दैट विल बी बोथ polar and non-polar dielectrics develop a net dipole moment in the presence of an external electric field. This fact is called पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यही आपने पढ़ा भी है कि चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से जो पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें पोलराइजेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। और अगर इसका फॉर्मूला भी लिखना पड़े तो जो प्रोसेस है उसका नाम तो पोलराइजेशन है, लेकिन जो क्वांटिटी है पोलराइजेशन को आप कैसे मेज़र करेंगे कि कितना पोलराइज्ड है ये डाइपोल, तो जो मेज़रमेंट है उसके लिए क्वांटिटी की नीड होती है, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन का तो रोल है ही, डाइपोल मोमेंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट होता है, और वो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो सकती है, उसकी अपोजिट भी हो सकती है। तो दैट मे बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हो सकती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई रखा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नेट डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। ओके, तो जो क्वांटिटी होती है जिससे कि मेजरमेंट होता है कि डाइपोल कितना पोलराइज है, वो कहलाती पोलराइजेशन डेंसिटी। सिंबल है इसका कैपिटल पी, और वेक्टर सिंबल होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, ये डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है नेट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का सिंबल आपको पता है, स्मॉल पी वेक्टर होता है। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मेज़र कर सकते हैं कि पूरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना पोलराइज है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी मींस नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आगे डेरिवेशंस में जो है बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होगा। तो रिमेंबर द फॉर्मूला कि इट्स नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और साथ में इसकी यूनिट भी अगर बताएं तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलोमीटर अपॉन वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब। तो यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये पोलराइजेशन डेंसिटी की यूनिट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस कुछ और डेफिनेशंस आएंगी, लेकिन यहाँ बीच में एक टॉपिक ये आ रहा है
कि अभी तक तो आपने पोलर और नॉन पोलर का पोलराइजेशन पढ़ा है. नाउ यू हैव टू स्टडी रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक. अब अगर डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो चुका है तो आपको ये पता है कि वो फील्ड को रिड्यूस करने का काम करता है. ठीक है, उसका प्रोसेस भी आपने पढ़ा था. फील्ड को रिड्यूस क्यों करता है? बिकॉज उसके अंदर जो पोल्स बने होते हैं उन पोल्स की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज़ अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो पाती है मैग्नीट्यूड में. तो जब इक्वल हो जाती है अगर तो कैंसिल आउट हो जाती, नेट फील्ड ज़ीरो होती, लेकिन उसकी वैल्यू होती है बहुत कम. तो वो क्या करती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है, क्योंकि जब हम नेट फील्ड फाइंड करेंगे तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करना पड़ेगा. तो अब ये कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है कि क्यों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो जो है वो रिड्यूस करती है? क्योंकि अगर हम एक बार शुरू से स्टार्टिंग से स्टडी करें इसको तो कुछ ऐसा प्रोसेस रहा होगा विच इज़ शोन हियर इन द डायग्राम. एक डायग्राम हमने यहाँ पर लिया है और इस डायग्राम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोज ये हैं. देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जा रही है. तो दिस साइड प्लस, दिस साइड माइनस, और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया है. तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होगा, पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो दिखाया गया है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो डिफॉर्म होके पोल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस है उस साइड में माइनस सारा अकमुलेट हो गया है, और माइनस वाली साइड में प्लस आ गया है. तो हर एक मॉलिक्यूल को दिखाया गया है इसमें. हर एक मॉलिक्यूल के लिए जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप एक ये वाली लाइन देख रहे हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है. तो जब इस तरह से पोल्स बन जाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं मान सकते हम कि एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर. क्योंकि ये सभी जब प्लस माइनस बन रहे हैं तो हर एक के अंदर अगर एक प्लस और एक माइनस है तो भले ही वो पोल बना रहा हो, लेकिन एज अ होल उसका जो इफेक्ट होगा दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि न्यूट्रल है, माइनस और प्लस दोनों की प्रेजेंस है. तो यहाँ एक चीज़ आप को ध्यान से ऑब्जर्व करनी, मान लीजिए 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स या जितने भी कॉलम्स यहाँ बन रहे हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो वहाँ आपने 2 पोल दिखाए, एक माइनस का पोल और एक प्लस का पोल. ठीक है, तो देखिए ये वाली साइड आई जो बिल्कुल जस्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर सारा क्या इकट्ठा है, माइनस. ठीक है, ये दिखा दिया गया है, सारा माइनस है. तो इसके दूसरी साइड में क्या होगा, प्लस. उसके और आगे बढ़ते हैं तो माइनस, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस, देन माइनस और देन प्लस. तो क्या होता है कि जो साइड्स वाले जो चार्जेस हैं उनको अगर छोड़ दें तो बीच में जितने चार्जेस बने वो सारे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पेयर्स प्रेजेंट हैं. देखिए, इस साइड वाला ये जो प्लस है वो इस माइनस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल कर देगा, ये जो प्लस है ये इस माइनस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल कर देगा. तो ये सारे इफ़ेक्ट जो है न्यूट्रल होते जाएंगे, लेकिन जो साइड्स वाले चार्जेस हैं उनको न्यूट्रल करने के लिए कोई भी दूसरे चार्जेस प्रेजेंट नहीं है. इस वाली लेयर पे माइनस और इस वाली लेयर पे प्लस, ये हमेशा रहेंगे, परमानेंट रहेंगे. तो इंड्यूस्ड जो फील्ड होती है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली दीज चार्जेस विच आर प्रेजेंट ऑन द 2 साइड्स विच आर क्लोज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाले प्लस की वजह से ही जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन बैक साइड होती है, ये याद रखिएगा. ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आपके जो मेटल स्लैब होती है, जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उनमें ऐसे करके स्ट्रक्चर नहीं बनते. उनमें सारे के सारे फ्री चार्जेस जो है वो इधर इकट्ठा हो जाएंगे और बीच में जो है उनके कुछ भी नहीं होता है. लेकिन यहाँ पर बीच में भी चार्जेस हैं, क्योंकि चार्जेस तो चल ही नहीं रहे हैं, अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहे हैं. तो जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेंगे, तो जस्ट क्लोज अगर उसके दूसरे चार्ज की प्रेजेंस है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट कैंसिल होगा. तो यहाँ उसका इफेक्ट कैंसिल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेयर्स सारे बन रहे हैं, कैंसिल आउट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो साइड्स वाले चार्जेस हैं इनको कैंसिल करने के लिए कोई भी दूसरा अपोजिट चार्ज नहीं है. तो यही जो चार्जेस हैं साइड्स वाले, ये किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसीलिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इसमें, और उसकी वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस होती है. तो दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक.
ओके, तो ये प्रोसेस होता है इसका। उसके बाद अब यहाँ से जो भी आ रहा है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू राइट, फॉर विच पर्पज़, इससे आपको क्या करना है, डेरिवेशंस करने हैं। यहाँ से आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये जो ऊपर वाला टॉपिक था ये नोट नहीं करना था, ये वाला नोट करना है। तो रिड्यूस होती है फील्ड, ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन कितनी हो जाती है रिड्यूस होके, कैसे फाइंड करते हैं, और कौन कौन से कांस्टेंट्स आते हैं इसमें, ये सब यहाँ ड्राइव होगा। तो रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, परमिटिविटी का आपने पढ़ा होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो परमिटिविटी और परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसको जो है वो ऐसे भी लिखते हैं एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। ये किसके इक्वल होती है, यही कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका सिंबल थोड़ा ऐसे बनता है कैपिटल के की तरह, थोड़ा सा चेंज होता है, ऐसे करके बनाते हैं। और इसको जो है वो शॉर्ट में इसका नेम जो है वो कप्पा है, इसको कप्पा बोला जाता है, KAPPA। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी यहाँ यूज़ होगा, उसका भी रोल होगा। तो हियर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिड्यूस्ड फील्ड। तो देखिए रिड्यूस्ड फील्ड फाइंड करने के लिए जो रिजल्टेंट फील्ड होगी, यानी कि ऑलरेडी दो फील्ड्स की प्रेजेंस थी, एक थी बाहर वाली फील्ड एक्सटर्नल, और एक जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर थी पोलराइज्ड, जो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से थी। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी एयर में जो थी माइनस उससे जो डाइपोल के अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ई से होता है, किसके इक्वल होगी, एक्सटर्नल माइनस पोलराइज्ड फील्ड, ईपी से सेंस है पोलराइज्ड फील्ड, एंड डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। और ई नॉट के डायरेक्शन में तो होगी, क्योंकि जब आप प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू या ज़्यादा वाली वैल्यू से कम वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, आंसर प्लस के साथ में बचेगा, और प्लस की डायरेक्शन कौन सी है, दिस वन। ओके, तो डायरेक्शन किसकी होगी, ई नॉट की डायरेक्शन होगी। तो याद रखिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई नॉट माइनस ई पी। उसके बाद ये जो रेशियो होता है, किसका रेशियो, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाद में बची है वो, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियली एक्सटर्नल थी प्रेजेंट और फाइनली जो है वो जो नेट रह जाती है इसको माइनस करके वो होगी। तो इसका जो रेशियो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, उसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू दिस। फिर क्या किया है, ये जो कैपिटल ई है इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी है, तो ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। ओके, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कई जगह यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। ये है रिड्यूस्ड फील्ड का रिलेशन किसके साथ में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में। फिर एक और हेडिंग आ रहा है इसमें, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो वैसे तो पोलराइजेशन डेंसिटी मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी होती है नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक और रिलेशन ये भी होता है कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर भी होती है, क्योंकि आपने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल सिग्मा होता है, लेकिन अगर पोलराइज चार्जेस की वजह से आप फाइंड कर रहे हैं तो सिग्मा पी लिख सकते हैं। रिलेशन क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन सरफेस एरिया लिखते थे आप, क्यू अपॉन ए लिख दिया है। यहाँ भी चार्जेस को पोलराइज चार्जेस हैं, क्यू पी अपॉन ए लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपने पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आपको याद होगी, तो ये होता है चार्जेस, आइदर ऑफ द चार्जेस होता है, और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो लेट द सेपरेशन इज डी, अपॉन वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम को ब्रेक कर लिया, वॉल्यूम को लिख दिया है एरिया इंटू डी, यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या बची, क्यू पी अपॉन ए, और क्यू पी अपॉन ए किसके इक्वल है, सिग्मा पी के।
तो वैसे तो ये डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन अगर आप जाता है बाई चांस, अगर आपको बताना पड़ता है, कहीं नीड होती है, तो ऐसे करके करेंगे। ठीक है, मैंने इसको अलग से मेंशन किया नहीं है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसके और किसके इक्वल हो सकती है? सो आई होप कि इट्स क्लियर कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज़ ऑल्सो इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका भी आगे रोल होगा, याद रखिएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता हैं तो आगे जाके आप इनको जहाँ भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद एक और आ रहा है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी जो है एक नई क्वांटिटी है। ससेप्टिबिलिटी से क्या सेंस होता है? तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब भी यहाँ पर ये होता है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो कितना पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन की जो क्वांटिटी है, तो दैट अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, वो काउंट होगा ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, और कहाँ पर पढ़ा है? तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये यूज़ हुए थे आपके पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, स्प्रिंग से रिलेटेड केस थे, इलास्टिसिटी से रिलेटेड केसेस थे, वहाँ ससेप्टिबिलिटी आया था। ओके, मैग्नेटिज्म में भी यूज़ होता है कि अगर मैग्नेटाइज करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस पे रखते हैं, बॉडी कितना मैग्नेटाइज होगी। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि फील्ड का कितना इफेक्ट होगा इस पर। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है, एक रिलेशन ड्राइव किया है। ये भी डायरेक्ट लिखा है मैंने, क्योंकि ये भी डायरेक्ट ही रिलेशन है। जैसे आपको पता है कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक का। ओके, तो जब हम ये रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट जो है, इसकी डायमेंशंस को बैलेंस करने के लिए एक और कांस्टेंट लगाया जाता है, दिस वन। तो रिलेशन बनता है आपका P इज़ इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट E। ये जो ससेप्टिबिलिटी है, इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा सिंबल्स का, और इसको बोला जाता है काई। ओके, तो ये जो है काई, यही कहलाती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है, डायमेंशंस को बैलेंस करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। अगर यहाँ से काई फाइंड आउट करें इस रिलेशन से, तो काई का फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, ये बनेगा फार्मूला। ठीक है, तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि काई क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पोलराइजेशन रेशियो किसका है, पोलराइजेशन का, और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है यहाँ पर। ठीक है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताएंगे आप इसकी डेफिनेशन। तो वही बात है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, पोलराइजेशन पे। अगर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी इज़ ऑल्सो ग्रेटर। ओके, तो ये आपका रिलेशन जो है ससेप्टिबिलिटी का था। उसके बाद यहाँ से फिर अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है इसके बाद में, लिखा है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि क्लियरली विजिबल होगा ये। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि कप्पा और काई के बीच में एक रिलेशन आपको ड्राइव करना है। ओके, तो देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आपने लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही जो आप पढ़ कर आए हैं। नेट मतलब जो रिड्यूस्ड वाली है, वो कितनी होती है, E0 माइनस EP। लेकिन आपने ये पढ़ा है कि EP जो है, जो पोलराइज्ड वाली, ये रिड्यूस्ड वाली जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो EP कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E का रिलेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा P को आप P लिख सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन डेंसिटी बराबर हैं, तो इसको लिखा आपने P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर क्या किया है कि ये जो EP की वैल्यू है, इसको ऊपर वाले रिलेशन में पुट कर दिया है।
तो E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी के प्लेस पर P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आगे ये किया है कि ई नॉट माइनस एज इट इज़, अब P के प्लेस पर अभी आप पढ़ कर आए हैं कि P का रिलेशन जो है वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई। तो P की जगह पे ये पुट कर लिया यहाँ पर, अपॉन वाला एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ है, ये कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग इज़ व्हाट, क्या बचेगा, E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस काई ई। अब दोनों साइड्स में E से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ तो E डिवाइड होगा, 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा ई नॉट अपॉन ई और यहाँ पर बचेगा ओनली काई। तो 1 इज़ इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई माइनस काई, या फिर आप जो है वो ई नॉट अपॉन ई किसके इक्वल है, ये किसका रेशियो होता है, तो ई नॉट अपॉन ई जो है वो कहलाता है कप्पा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको हमने चेंज कर दिया कप्पा। तो 1 इज़ इक्वल टू कप्पा माइनस काई या फिर कप्पा इज़ इक्वल टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्ट भी आ सकता है और इनके डेरिवेशंस भी आते हैं।